जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिफेंस मंत्रा। और आज का जो टॉपिक है वो है राजपूत पीरियड। पोस्ट गुप्ता एज में जो पिछली बार हमने पल्लव और चालुक्यों के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, अब उसके आगे भारत के इतिहास में एक नया फेज़ आता है। क्योंकि उत्तर भारत में पर्टिकुलरली आज हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे और डेक्कन इंडिया की भी बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रकूटों की भी बात होगी तो राष्ट्रकूटों की पावर डेक्कन में भी फैली हुई थी। प्रतिहारों की बात होगी, पालों की बात होगी, तो एक्सट्रीम साउथ इंडिया को छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया जितना भी है उसके अंदर क्या चल रहा था उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कहते हैं राजपूत पीरियड। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीरियड क्या है, कब से लेके कब तक इसका टाइमलाइन माना जाता है और क्या विशेषताएं हैं इस पीरियड की। देखिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी उतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ इस सीरीज़ में जितना मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। स्टोरीज़ के ऊपर मैं फोकस कम कर रहा हूँ। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और शुरुआत करके सबसे पहले, इससे पहले कि अपन डायनेस्टीज़ पढ़ना शुरू करें, पहले एक बार समझते हैं कि राजपूत पीरियड क्या है, इसको ऐसा नाम क्यों मिला है। तो लेट्स बिगिन। और यहाँ पे सबसे पहले अपन लिख देते हैं राजपूत पीरियड। सबसे पहली चीज़ इसकी टाइमलाइन है ना। इसकी टाइमलाइन जो है राजपूत पीरियड की वो है 650 एडी से, आप ये समझ लीजिए 1206 एडी के बीच में। तो ये जो टाइमलाइन है ये बहुत लंबी टाइमलाइन है, लगभग 550 साल की टाइमलाइन है ये। तो 550 साल में चीज़ें अगेन एक जैसी नहीं रह जाती। बड़े बड़े एम्पायर भी 100-150 साल में ख़त्म हो जाते हैं। मौर्यंस का भी अपन ने देखा, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, और उसके बाद एम्पायर ख़त्म हो गया अगले 50 सालों में। गुप्तास का भी अपन ने ऐसे ही देखा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। 319 एडी से लेके 467 एडी के बीच में ये सब रूल कर गए और फिर धीरे धीरे एम्पायर ख़त्म हो गया। तो कोई भी एम्पायर्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो बहुत लंबे नहीं चलते। 100-150 साल रूल कर लिया, बहुत बड़ी बात है। भारत जैसे देश में किसी बड़े इलाके के ऊपर 100-150 साल रूल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उनको अपन सेपरेटली पढ़ते हैं। लेकिन ये जो पीरियड है, ये पीरियड में कोई एक पैरामाउंट पावर नहीं थी जो इंडिया के पूरे बड़े इलाके में रूल कर रही थी। हालांकि फिर भी राजपूत पीरियड में कुछ ऐसी बड़ी पावर्स रही जिन्होंने बहुत बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल किया, गवर्न किया है, बट फिर भी पैरामाउंट पावर कोई सी भी एक नहीं बन पाई थी। फिर भी क्योंकि राजपूत पीरियड बहुत बड़ा है, 650 एडी से लेके 1206 एडी तक, तो आई विल अगेन से कि चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। इवन अगर मैं ये कहूँ कि एक ही एम्पायर होता और एक ही डायनेस्टी होती, वही सब कुछ रूल कर रही होती, तो भी चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए ऐसे चैप्टर्स को जहाँ पे टाइमलाइन बहुत बड़ा होता है, उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने में चीज़ें आसान हो जाती। तो अपन भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला है जिसको मैं नाम देता हूँ अर्ली राजपूत पीरियड। जिसका टाइमलाइन मैं कहता हूँ कि लगभग 650 एडी से इसकी शुरुआत होती है और अप्रॉक्सीमेटली 900 एडी अपन मान लेते हैं, ये अप्रॉक्सीमेशन है, 900 एडी तक, और ये ख़त्म हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। ये अर्ली फेज़ अपन देखते हैं। और फिर आता है लेटर राजपूत पीरियड। तो लेटर राजपूत पीरियड जो होता है वो 900 एडी से शुरू होगा, क्योंकि ये वहाँ पे ख़त्म हुआ था तो अपन इसको वहीं से शुरू मानते हैं, या 1000 एडी से भी आप मान सकते हो। तो इसको 900 एडी से लेके 1200 एडी के बीच में अपन मानते हैं। तो अब ये जो डिवीज़न हुआ है ना, ये डिवीज़न किस बेसिस पे हुआ है? सिर्फ इसीलिए हुआ है कि साल बहुत सारे हो गए थे, 550 साल हो गए थे, तो अपन ने बोला चलो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते। नहीं, ये डिवीज़न सिर्फ टाइम के बेसिस पे नहीं हुआ है। इन दोनों फेजेस में हमको पॉलिटिकली, मिलिटरीली बहुत सारे बदलाव देखने को मिले थे।
तो वो कौन कौन से बदलाव हमको देखने को मिले थे, अर्ली राजपूत पीरियड में क्या सिस्टम था, लेटर राजपूत पीरियड में क्या सिस्टम था। कुछ तो सिमिलैरिटीज़ भी रही होगी, लेकिन कुछ बड़े बदलाव रहे, खासतौर पे पॉलिटिकल चेंजेस। जैसे मैं अभी आपको बता दूं चैप्टर की शुरुआत में कि अर्ली राजपूत पीरियड के अंदर आप ये विटनेस करोगे कि ऑल्दो कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं था, बट स्टिल 3 बड़ी पावर्स थी जो भारत को रूल कर रही थी या भारत के एक सिग्निफिकेंट एरिया को कंट्रोल कर रही थी। एक प्रतिहार जो ज़्यादातर उत्तर भारत और पश्चिम भारत को कंट्रोल कर रहे थे, एक राष्ट्रकूट जो डेक्कन के पार्ट को और सेंट्रल इंडिया के पार्ट को डोमिनेट कर रहे थे, और एक पाल जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर स्ट्रांगली डोमिनेट कर रहे थे या रूल कर रहे थे। और फर्दर आप साउथ की तरफ जाते हो तो वहाँ पे चोलास की पावर बड़ी थी, जो कि अपन अगले चैप्टर में चोलास को स्पेशली पढ़ेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट है चोलास, और जो अचीवमेंट्स उनके रहे हैं तो दे आर वर्दी टू बी रेड इन अ सेपरेट चैप्टर, तो उनको अपन सेपरेट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। पर इसमें अपन राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों की बात करेंगे जो कि अर्ली राजपूत पीरियड के मेजर डायनेस्टीज़ थी। लेकिन जब लेटर राजपूत पीरियड शुरू हुआ 900 एडी से लेकर 1200 एडी के बीच में, तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन और हुआ। जो राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे और पाल थे, इनका भी डिक्लाइन हो गया, और इनकी डिक्लाइन की वजह से इनकी बहुत सारे फ्यूडेटरीज इंडिपेंडेंट हो गए, और इनके बहुत सारे फ्यूडेटरीज इंडिपेंडेंट होकर अपने अपने किंगडम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये जो दौर था, ये राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल्स का था। ये 3 पावर्स अर्ली राजपूत पीरियड में डोमिनेट करती है। और वहीं अगर लेटर राजपूत पीरियड आप देखो तो लेटर राजपूत पीरियड में आपको बहुत सारी पावर्स मिलेगी, क्योंकि अब ये तीनों डिसइंटीग्रेट हो गए। तो एक एक के अंडर में कई सामंत थे और सब सामंत इंडिपेंडेंट हो गए, तो बहुत सारे किंगडम्स क्रिएट हो गए। तो क्या हो गया, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया। ये एक मेजर फीचर है लेटर राजपूत पीरियड का। तो बहुत सारी पावर्स यहाँ पे आती हैं। कश्मीर में अगर आप देखो तो करकोट डायनेस्टी का राइज होता है। अगर आप आज का जो पाकिस्तान का इलाका है, ख़ासतौर पे पंजाब और नॉर्थ पाकिस्तान का इलाका, तो वहाँ पे आप देखो तो हिंदू शाही डायनेस्टी का राइज होता है। नॉर्दर्न इंडिया की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे तोमर डायनेस्टी का राइज होता है। राजस्थान के इलाके में चौहान्स डोमिनेट कर रहे थे। गुजरात के इलाके में सोलंकीज डोमिनेट कर रहे थे, रूल कर रहे थे। डोमिनेट करने से मेरा मतलब है कि रूल कर रहे थे वो लोग। सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखो तो वेस्टर्न पार्ट में परमार डायनेस्टी रूल कर रही थी, ईस्टर्न पार्ट में कलचुरी डायनेस्टी रूल कर रही थी। उधर बंगाल के और बिहार के इलाकों में पालों का डिक्लाइन हो गया था और उनकी जगह सेन डायनेस्टी का राइज हो गया था, राइट। महाराष्ट्र के इलाकों में कदम्ब डायनेस्टी, पावर में आ गई थी। तो ये बहुत सारी अलग अलग पावर थी। एक उत्तर प्रदेश का इलाका, उत्तर प्रदेश के इलाके में गहड़वाल डायनेस्टी आ गई थी। तो जो भारत का मेन लैंड है, मैदानी इलाके, पठारी इलाके, वहाँ पे ये सारी अलग अलग पावर्स जो थी अलग अलग रीजन्स को डोमिनेट कर रही थी, राइट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है अर्ली राजपूत पीरियड और लेटर राजपूत पीरियड में, जो एक्चुअली एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं उसको क्रिएट कर देता हूँ ताकि ये चैप्टर समझने में आपको आसानी हो जाए कि अर्ली राजपूत पीरियड में सिर्फ 3 पावर्स है जो बहुत बड़े एरिया को डोमिनेट कर रही। तो पैरामाउंट्स ही नहीं है पॉलिटिकली, बट फिर भी काइंड ऑफ 3 पावर्स में डिवाइडेड है। तो काफ़ी कुछ अभी इंटीग्रेटेड है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि इन तीनों के डिक्लाइन के बाद इनके सामंत, ये जितने भी थे ये सब इनके ही सामंत थे। तो ये अलग अलग जगह अपने डोमिनेट कर गए, फैल गए और अपने अपने किंगडम्स इस्टेब्लिश कर दिए इन्होंने।
तो आज इस चैप्टर में अपन पूरा फोकस रखेंगे अर्ली राजपूत पीरियड के ऊपर। इसके ऊपर फोकस नहीं रखेंगे, वो इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि इससे आपको एक तो क्वेश्चंस भी नहीं आते, अगर क्वेश्चंस आएंगे भी तो वो लिटरेचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो इस दौर में अगर कुछ लिटरेचर्स लिखे गए हैं तो वो लिटरेचर्स कौन से थे, तो वो तो अपन आराम से कर लेंगे, वो इशू नहीं है। क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्लासेस करवा रहा हूँ। जब ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या अर्ली वीक ऑफ जनवरी, तो उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि अलग अलग पार्ट्स से किस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछेंगे। हालांकि मैं इन चैप्टर्स के साथ भी क्वेश्चंस तो लगाता ही हूँ, 10-15 क्वेश्चन आप देखते ही हो हर चैप्टर के बाद है, तो वो तो स्टॉक अपना तैयार हो ही रहा है। पर एक बार अपन पूरा फोकस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, तब इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें होगी वो पढ़ लेंगे। हालांकि इस फेज़ में भारत के ऊपर फॉरेन इन्वेजन्स बहुत होने लग गए थे, तो वो भी अपन दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट जब आएगा तो उसी में इस टाइम का पढ़ लेंगे अपन कि तराइन की लड़ाई हुई थी या महमूद गजनवी के हमले हुए थे। दैट इज़ द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस पीरियड। क्योंकि जितनी भी डायनेस्टीज़ है वो तो सब रीजनल डायनेस्टी थी, तो वो रीजनल डायनेस्टी के क्वेश्चन जनरली नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में कम पूछे जाते हैं या बिल्कुल नहीं पूछे जाते। पर ये जो डायनेस्टीज़ थी दे वर मोर सेंट्रल डायनेस्टीज़, तो इनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते, तो इसी पे अपन पूरा फोकस रखेंगे आज के चैप्टर में। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालों के सारे मेजर रूलर्स, उनके अचीवमेंट्स क्या थे और उनकी टेरिटरी कहाँ तक थी, उनकी कैपिटल कहाँ पे थी, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज अपन इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एनडीए में पूछा गया था एक बार, तो पॉसिबिलिटी की बात में भी पूछा जा सके, और बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी गई थी, तो मैं लिख देता हूँ उसको। ये जो अर्ली राजपूत पीरियड है, अर्ली राजपूत पीरियड is also called as the period of tripartite स्ट्रगल। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसी के ऊपर एक बार एनडीए में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि त्रिपक्षीय संग्राम किसके बीच में हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो ये जो हिंदी में इसको बोलते त्रिपक्षीय संग्राम, इंग्लिश में बोलते ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। क्यों बोलते, क्योंकि इन तीनों के बीच में स्ट्रगल था। ये जो तीनों मेजर पावर्स थी अर्ली राजपूत पीरियड में, ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट पे थी, एक दूसरे से स्ट्रगल करती थी। ऑब्जेक्टिव क्या था, कन्नौज को कैप्चर करना। अब पाटलिपुत्र सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं रह गया था, अब कन्नौज सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बन गया था। उसकी वजह क्या रही होगी वो अपन इस चैप्टर के अंदर समझते हैं। लेकिन एक जो आपको चीज़ याद रखनी कि ये तीनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में थे और ऑब्जेक्टिव क्या था, कन्नौज को जीतना। तो ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल याद रख लेना, और मैं इसमें आगे लिख देता हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव था, या इसको आगे लिख देता हूँ, फॉर कन्नौज, कन्नौज को जीतने के लिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक एक करके तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में बात करते हैं, और तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में बात करके उसके मेजर रूलर्स और उनके अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं इसमें एक चीज़ स्किप कर रहा हूँ, पर मैं स्किप नहीं करता हूँ, आपको बहुत ब्रीफली मैं बता देता हूँ वो चीज़, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट इन केस कभी पूछ लिया गया तो। ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। अब जो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है या स्टेट पीसीएस या पीएससीज़ होती है, उसमें तो ये क्वेश्चन पूछे जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताइए, ओरिजिन के बारे में बताइए। मुझे नहीं लगता एनडीए सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर पूछेंगे भी तो शायद बहुत सरफेस लेवल पे पूछे, तो मैं भी सरफेस लेवल पे बता देता हूँ और अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ओरिजिन ऑफ तो ये जो ओरिजिन ऑफ राजपूत से बेसिकली ये है क्या, ये जितने भी ये डायनेस्टीज़ है, जो जो भी नाम लिखे हुए,
राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, कारकोट, हिंदुशाही, तोमर, चौहान, सोलंकी एंड परमार एंड एवरीवन एल्स। इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ये लोग कौन थे? ये कहाँ से आए थे? क्योंकि पहले अपने को इंडिया की हिस्ट्री में मौर्य दिखते हैं, गुप्त दिखते हैं, शक दिखते हैं, हूण दिखते हैं, कुषाण दिखते हैं, है ना। महाजनपद काल में अगर आप देखो तो लिच्छवी दिखते हैं, कहीं छेदी दिखते हैं, कहीं कंबोज दिखते हैं, कहीं कुरु दिखते हैं, है ना। ये सारे आपको कबीले दिखते हैं। तो ये जो नए नाम थे, ये नए नाम कैरी करने वाले जो रूलिंग हाउसेस थे या जो वॉरिंग ट्राइब्स थी, ये कहाँ से आई थी? ये लोग कौन थे? तो इसकी कई अलग अलग थ्योरीज़ हैं। तो इसकी जो अलग अलग थ्योरीज़ है वो बेसिकली अपन लिख देते हैं, जिसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि एक पॉइंट है इसका जो है ओरिजिन फ्रॉम एंशिएंट क्षत्रियस। तो एक पॉइंट तो यह है कि जो पुराने क्षत्रिय थे, रामायण कालीन और महाभारत कालीन क्षत्रिय, उनसे उनके जो डिसेंडेंट्स थे, वो डिसेंडेंट्स अपने वॉरफेयर के प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे थे। उनमें से कोई बहुत बड़े बड़े पावर्स थे जिन्होंने अपनी बड़ी टेरिटरीज़ लूज़ कर दी, लेकिन छोटी मोटी टेरिटरीज़ में वो स्टिल डोमिनेट कर रहे थे। और जब सही समय आया, फेवरेबल सिचुएशन आई, तो उन्होंने दोबारा अपने किंगडम्स रेज़ किए। तो ये एक थ्योरी है कि पुराने ही जो क्षत्रिय थे वही ये सारे राजपूत हाउसेस थे जो 650 ईडी में इमर्ज होके आते हैं। और जितने भी राजपूत हैं वो तो यही मानते, वो इसी में बिलीव करते हैं कि उनकी जो जीनियोलॉजीज़ लिखी हुई है, उन जीनियोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग वो यही थ्योरी को मानते हैं कि वो अपने आप को कोई सूर्यवंशी मानता है, कोई चंद्रवंशी मानता है, कोई अग्निवंशी मानता है, कोई ऋषिवंशी मानता है, कोई नागवंशी मानता है। तो ऐसे अलग अलग वंशी है जो मानते हैं अपने आप को। तो ये थ्योरी ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एंशिएंट क्षत्रियास है। अब आती दूसरी थ्योरीज। तो दूसरी एक थ्योरी है ओरिजिन फ्रॉम सीथियंस। कर्नल जेम्स टॉड थे, कर्नल जेम्स टॉड ने थ्योरी दी थी, मैं लिख देता हूँ, कर्नल जेम्स टॉड। आई डोंट नो टॉड की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है नहीं, बट ठीक है जो भी है। कर्नल जेम्स टॉड की एक किताब थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजपूताना, जिसको एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान भी बोलते। वो बुक अवेलेबल भी है, आप चाहो तो इंटरनेट वगैरह से ऑर्डर भी करके उसको पढ़ सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने उस किताब में बताया कि जो राजस्थान के इलाके में और वेस्टर्न मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाके में रहने वाले जो राजपूत है, उनका ओरिजिन शकों से है, सीथियन से है। और कर्नल जेम्स टॉड ने बहुत सारी ऐसी सीथियंस की प्रैक्टिसेस थी और बिलीव्स थी और कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसको ब्रिटिश पीरियड में जो उन्होंने विटनेस किया था राजपूत डायनेस्टीज़ को, उससे सिमिलर पाया और इसीलिए थ्योरी प्रोपोगेट करी थी। फिर एक थ्योरी आती है ओरिजिन फ्रॉम नेटिव ट्राइब्स who had militarized themselves। तो ये थ्योरी ये कहती है कि एक्चुअली इनका जो ओरिजिन हुआ है वो ओरिजिन नेटिव ट्राइब से हुआ है। भारत के अंदर ही रहने वाली ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स थी जो प्रॉबेबली क्षत्रिय कैटेगरी में नहीं आती थी पहले, लेकिन अब ग्रेजुअली वो पावरफुल हो गए, रिसोर्सफुल हो गए और उन्होंने अपनी सेनाएं भी बना ली, मिलिटराइजेशन कर लिया अपना, और अब वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो क्षत्रिय सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो गए बिकॉज दे वर पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। तो वह उनके जो डिसेंडेंट्स थे वो ये सारे नए जो रॉयल हाउसेस थे ये सब बन गए। नेटिव ट्राइब्स का मिलिटराइजेशन हुआ।
जो ओरिजिनली क्षत्रिय नहीं थे, बट पावरफुल या पावर अचीव करके उन्होंने अपने आप को रॉयल हाउसेस की तरह इस्टेब्लिश कर दिया और क्षत्रिय वर्ण में फिर उनका एब्जॉर्प्शन हो गया। और एक और थ्योरी है जो ज़्यादातर मानी जाती है, वो है थ्योरी ऑफ मिक्स्ड ओरिजिन। ये थ्योरी क्या कहती है? मिक्स्ड ओरिजिन की थ्योरी एंशिएंट आर्यंस, सीथियंस, हून्स और नेटिव ट्राइब्स ये थ्योरी जो मॉडर्न स्कॉलर्स मानते हैं, ये थ्योरी ये कहती है कि जो पुराने क्षत्रिय थे, आर्य क्षत्रिय, और जो विदेशी पावरफुल योद्धा शक और हूण भारत में आ गए थे और भारत में बस गए थे वो, और जो पावरफुल नेटिव ट्राइब्स थी, जो गुप्ता पीरियड के एंड तक आते आते ये सारे स्ट्रॉन्ग हो गए अपने अपने एरियाज़ में। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए अपने अपने एरियाज़ में, तो इन्होंने अलायंसेस बनाने शुरू कर दिए एक दूसरे के साथ, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने शुरू कर दिए, और इनके कॉम्बिनेशन से जो एक सोसाइटी इमर्ज हुई, तो वो जो सोसाइटी थी वो नए क्षत्रियों की सोसाइटी थी जो मिक्स्ड थे। एंशिएंट आर्यंस, फॉरेन इन्वेडर्स जो अब सेटल हो चुके थे और इंडियनाइज हो चुके थे शक और हुणों की तरह, और नेटिव ट्राइब्स जो पहले पावरफुल नहीं थी लेकिन अब मिलिटराइज्ड हो गई थी और अब पावरफुल हो गई थी। तो ये जो तीनों थे, ये तीनों अलग अलग स्थान पे पावरफुल हो जाते और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक दूसरे के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन इस्टेब्लिश करके एक एंडोगैमस कम्युनिटी बना लेते हैं, और वही आगे चल के राजपूत या राजपुत्र कहलाते हैं। राजपूत का एक्चुअल मीनिंग तो राजपुत्र है, यानी कि सन ऑफ अ किंग। ठीक है, तो ये थ्योरी है, इतना याद रख लेना कि ये थ्योरीज़ है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रकूटों की बात सबसे पहले मैं करूँगा, क्योंकि राष्ट्रकूट वॉज सर्टनली द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द अर्ली राजपूत पीरियड, है ना। ये बहुत शक्तिशाली पावर थी और काफ़ी बड़ा टेरिटरी इन्होंने रूल किया था, और इनके रूलर्स ने बहुत लंबे लंबे समय तक रूल किया था। आर्ट और कल्चर को भी इन्होंने बहुत अच्छा पैटर्नेज प्रोवाइड किया था। तो एक बार इनके बारे में अपन बात कर लेते। ये लोग इनका ओरिजिन एग्जैक्टली कहाँ से हुआ था पता नहीं चलता, पर हाँ ये बात पता है कि ये चालुक्यों के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। ये लोग चालुक्यों के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। फिर बाद में क्या होता है कि चालुक्य वीक पड़ जाते हैं कीर्तिवर्मन सेकंड के समय से, और फिर ये पावरफुल हो जाते। और इन्हीं का एक लीडर जिनका नाम था दंती दुर्ग, अराउंड 735 एडी में वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर देता है। तो यहाँ पे जितनी भी डायनेस्टीज़ की अपन बात करेंगे, राष्ट्रकूटों की, प्रतिहारों की, पालों की, इसमें आपको फाउंडर का नाम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी डायनेस्टी का कौन सा फाउंडर था। तो इनके फाउंडर कौन थे? दंती दुर्ग थे। और दंती दुर्ग एक काफ़ी पावरफुल रूलर माने जाते, काफ़ी टेरिटरीज़ उन्होंने जीती थी और चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन सेकंड को डिफीट करके। और इनके एविडेंसेस अपने को एलोरा इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, समनगढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, नवसारी इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। तो ये गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और नॉर्दर्न महाराष्ट्र के अंदर इनके काफ़ी, और यही वो एरिया था जहाँ से इनका राइज़ हुआ था। प्रॉबेबली इसी एरिया के गवर्नर रहे होंगे और बाद में इसी एरिया में इन्होंने रेबेलियन किया था और रेबेलियन करके अपना इंडिपेंडेंट किंगडम अज्यूम किया था। तो ये फाउंडर थे राष्ट्रकूटों के। तो राष्ट्रकूटों के ओरिजिन के बारे में तो पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था। बहुत सारी वैसी वाली थ्योरीज़ है, ट्रेडिशनल इंडियन थ्योरीज़। कुछ कहते हैं इंद्र की राहट से इनका उदय हुआ था, इसीलिए राष्ट्रकूट कहलाए थे, बट डिफ़िकल्ट टू कंक्लूड कि एग्जैक्टली क्या रहा होगा। हालांकि इनके जो एंसेस्टर, इनके जो डिसेंडेंट्स हैं, वो माना जाता है कि जो आज भारत में जितने भी राठौड़ हैं वो सब इन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। उनका ओरिजिन, राठौड़ों का ओरिजिन राष्ट्रकूटों से ही है।
तो इनका ओरिजिन कहाँ से एग्जैक्टली पता नहीं चलता। ये पहले चालुक्यों के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, मतलब मिलिट्री पावर तो ये पहले से थे, तभी चालुक्यों को ये मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे थे। और बाद में फिर ये एक बहुत बड़े पैरामाउंट पावर बन गए एक सिग्निफिकेंट रीजन में भारत के। फिर इनके एक और मेजर रूलर आते हैं कृष्णा फर्स्ट, जो दंतीदुर्ग के सक्सेसर थे। और कृष्णा फर्स्ट के बारे में आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो सबसे एंड में लिखी हुई है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपको इस चैप्टर में सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री जैसे सिलेबस में आप क्या क्या छोड़ दो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ अगर आप डिटेल में पढ़ने लग जाओगे हिस्ट्री में तो यू विल एंड अप ओनली स्टडिंग हिस्ट्री। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर में जो सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही आपको बताओ, ताकि आपकी तैयारी आसान हो सके। तो कृष्णा फर्स्ट से जुड़े हुए मैंने जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखे हैं वो हमेशा इनके एलोरा टेम्पल से रिलेटेड ही आए हैं, कि जो एलोरा का इनका टेम्पल है वो टेम्पल इन्होंने बनाया था। एलोरा का सबसे बड़ा मंदिर है, उस टेम्पल का नाम है कैलाश टेम्पल या कैलाशनाथ टेम्पल। ये टेम्पल एक रॉक कट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। इट्स अ मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल। थोड़ा सा एलोरा के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो भैया, एलोरा सबसे पहला पॉइंट कहाँ पे है, सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। राष्ट्रकूटों की काफ़ी कोर टेरिटरी थी महाराष्ट्र, खासतौर पे उनकी शुरुआती फेज़ में महाराष्ट्र में उनका अच्छा डोमिनेंस था, तो इसलिए उनकी लेगेसी भी अपने को वहीं दिखाई देती है। तो ये जो एलोरा केव्स है ये महाराष्ट्र में है। दूसरा, सिचुएटेड या सिचुएटेड नहीं, बिल्ट ऑन अ जेंटल हिल स्लोप। ये अजंता के पास में ही है, ये भी याद रख लेना इसको। क्लोज मतलब एकदम ऐसा नहीं कि लगी हुई है मतलब दोनों संभाजी नगर या जो पुराना औरंगाबाद था उसके आसपास ही ये दोनों महाराष्ट्र में। तो मैं लिख देता हूँ, क्लोज टू नहीं लिखता हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा बिल्कुल अगल बगल में है। लिख देता हूँ नियर अजंता। केव्स, अजंता केव्स के पास में ही है। पर अजंता और इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि अजंता की गुफाएं एकदम 80 डिग्री की ढलान वाली पहाड़ पे बनी है, ऑलमोस्ट खाई है वो खाई के ऊपर रॉक को अंदर से काट के गुफाएं बनाई है, वो अजंता में है। लेकिन एलोरा जो है वो जेंटल हिल स्लोप पे बनी हुई है ना। तो सॉरी, एलोरा जो है वो जेंटल हिल स्लोप के ऊपर बनी हुई, ये एक मेजर डिफरेंस है। तीसरा, दे आर मोस्टली रॉक कट केव टेम्पल्स। ये मंदिर है। अजंता की जो गुफाएं थी वो चैत्य और विहार थी, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे या मेडिटेशन करते थे, उनका शेल्टर था वो। लेकिन ये जो गुफाएं हैं एलोरा की, ये रॉक कट टेम्पल्स हैं सब मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स है। तो यह मंदिर है, देवालय है। चौथा, इट्स अ सेक्युलर साइट विथ हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स। ये भी एक डिफरेंस है अजंता और एलोरा में। अजंता की गुफाएं कंप्लीटली डिवोटेड टू बुद्धिज़्म है, लेकिन एलोरा की जो गुफाएं हैं वो सेक्युलर है। उसमें आपको हिंदू मंदिर भी मिल जाएंगे, जैन मंदिर भी मिल जाएंगे, बौद्ध मंदिर भी मिल जाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं सेक्युलर आर्ट।
और अजंता जो है वो सेक्युलर आर्ट नहीं है ना। तो ये सारी मेजर चीज़ें हैं। और एलोरा के अंदर बहुत सारे मंदिर है ऑब्वियसली, उसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कैलाशनाथ टेम्पल है, जो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थे और दंती दुर्ग के बेटे थे। इस मंदिर को ऊपर से नीचे बनाया गया था, मतलब जो बहुत बड़ी रॉक थी उस रॉक का सबसे पहले शिखर बनाया गया था। अब रॉक काट के बना रहे थे तो नींव बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, रॉक अपने आप मजबूती से कंसोलिडेटेड थी ग्राउंड के अंदर, तो नींव बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने ऊपर से मंदिर बनाना शुरू किया और ऊपर से कार्व करते 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 नीचे तक फिर पूरा मंदिर बनाया इन्होंने। तो ये बड़ी यूनिक बात थी एलोरा के मंदिर की, जो कैलाशनाथ मंदिर कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। अब आगे बढ़ते हैं अपन। गोविंद द थर्ड अगेन एक बहुत मेजर रूलर है इस डायनेस्टी के, जिन्होंने इस डायनेस्टी को टेरिटोरियली एक्सपैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही डिफीटेड द ग्रेट प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकेंड, है ना, एक नागभट्ट सेकेंड नाम के गुर्जर प्रतिहार रूलर थे, उनको डिफीट किया था। और उनको डिफीट करके सेंट्रल इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी इन्होंने जीत ली थी। पाल किंग धर्मपाल एंड हिज प्रोटीज चरायुध सॉट हेल्प फ्रॉम गोविंद थर्ड। अब आप देख लो गोविंद थर्ड कितने पावरफुल है कि प्रतिहारों को भी उन्होंने डिफीट किया है, और पाल जो खुद भी बहुत पावरफुल डायनेस्टी, वो भी इनसे मदद मांग रहे। तो ये मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ये पीरियड मिलिटरीली राष्ट्रकूटों का एपिटॉम था। राष्ट्रकूट मिलिटरीली इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग थे गोविंद द थर्ड के समय। और अब इनका किंगडम जो है डेक्कन से आगे बढ़ के मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतों तक फैल चुका था, और दक्षिण में इनका किंगडम तुंगभद्रा नदी तक फैल चुका था, मतलब प्रेजेंट डे कर्नाटका तक के इलाकों में। हालांकि बेंगलोर वाला इलाका नहीं, नॉर्थ कर्नाटक तक ही फैले थे ये, उससे फर्दर और साउथ में आगे नहीं जा पाए थे ये, बट स्टिल नॉर्थ कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश तक का इलाका इन्होंने जीत लिया था। महाराष्ट्र तो पूरा डोमिनेट कर ही लिया था, नॉर्दर्न कर्नाटक भी डोमिनेट कर लिया, और सदर्न और वेस्टर्न मध्य प्रदेश भी डोमिनेट कर लिया था। तो ये राष्ट्रकूटों का एक एपिटॉम था। एपिटॉम तो नहीं कहूँगा मैं, पर मिलिटरीली एपिटॉम था, क्योंकि टेरिटोरियली इसके बाद जो रूलर आते हैं जिनका नाम होता अमोघ वर्ष, टेरिटोरियली राष्ट्रकूटों की टेरिटरी सबसे ज़्यादा पीक पर जो पहुंची थी वो अमोघ वर्ष के समय पहुंची थी। अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूटों का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, हाई चांसेस है कि अमोघ वर्ष के बारे में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी वॉज अमोघ वर्ष, सन ऑफ गोविंद द थर्ड। हालांकि अमोघ वर्ष के बारे में एक खास बात यह है कि अमोघ वर्ष के जो फादर थे वो तो बड़े जनरल थे, और उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज जीती और अपने सारे ओपोनेंट्स को डोमिनेट कर लिया था। पर अमोघ वर्ष ऐसे नहीं थे, अमोघ वर्ष शांतिप्रिय शासक थे। हाँ, एक दो बार उनके अगेंस्ट जो रेबेलियंस हुए थे तो वो रेबेलियंस उन्होंने क्रश किए, उतना मिलिट्री फोर्स यूज़ किया उन्होंने, बट अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करने के लिए फर्दर और मिलिट्री फोर्स यूज़ नहीं किया जो वो कर सकते थे। और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कि अमोघ वर्ष ऐसे खानदान से आते थे जिस खानदान में ट्रेडिशनली सब शिव भक्त होते थे, ट्रेडिशनली शिव की भक्ति ज़्यादा होती थी। तो इन्होंने शिव की भक्ति ना करते हुए जैन धर्म को अपना लिया, और उसके पीछे जो वजह थी वो जिनसेन थे, जो एक जैन मॉन्क थे जिनके उपदेशों को सुन के ये इंस्पायर हुए और इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। और ऑब्वियसली देखो जैन धर्म अपनाया उन्होंने तो नॉन वायलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है जैन रिलीजन का। तो ऑल्दो ही वॉज अ रूलर, और शायद उनको कई जगह वॉरफेयर करना पड़ा होगा रेबेलियंस को क्रश करने के लिए, बट फिर भी अननेसेसरी वॉरफेयर उन्होंने नहीं किया, जबकि वो इतने पावरफुल थे कि अगर वो चाहते तो उस समय सबको डिफीट कर सकते थे और बहुत बड़ी टेरिटरी उत्तर भारत तक भी अपनी फैला सकते थे। बट क्योंकि जैन रिलीजन को फॉलो करते थे तो उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के प्रोसेस में वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, और इसीलिए टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही नहीं किया।
अमोघ वर्ष ने जो अपनी नई कैपिटल बनाई थी, इससे पहले इनकी कैपिटल जो थी वो अचलपुर की तरफ हुआ करती थी जो महाराष्ट्र में था, लेकिन अब जो इनकी नई कैपिटल बनी, जो राष्ट्रकूटों की मेन कैपिटल मानी जाती है, वो है मान्यखेत। प्रेजेंट डे कर्नाटक में उसको मलखेड़ भी कहा जाता है। और भड़ूच जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, जिसको भड़ू कच्छ भी बोलते थे, वो इनके किंगडम का एक मेजर पोर्ट बन गया था, जहाँ से अरबों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता होगा, फारसियों के साथ में होता होगा, अरबों के साथ में होता होगा। रोमन्स तो अब इतने पावरफुल रह नहीं गए थे, पर फिर भी थोड़े बहुत आते होंगे यूरोप से ट्रेड करने के लिए, तो जितना भी विदेश व्यापार होता था उसका भी इनको फ़ायदा मिलता था, क्योंकि इनकी टेरिटरी में एक बहुत बड़ा पोर्ट हुआ करता था, जिसको आजकल भड़ूच बोलते हैं, उस समय भड़ू कच्छ बोलते थे। अंग्रेज़ी में इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया, ब्रुआच यूज़ किया गया है। अमोघ वर्ष वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर। और इस ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ही रोट कविराज मार्ग, द फर्स्ट कन्नड़ा पोएट्री। कन्नड़ भाषा में सबसे पहला पोएटिक, कन्नड़ा भाषा में सबसे पहला पोएटिक लिटरेचर इन्होंने क्रिएट किया था और उसका नाम था कविराज मार्ग। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को भी पैट्रनाइज़ किया था अपने दरबार में, अपने किंगडम में, तो इसलिए इनको ग्रेट पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर भी माना जाता है। और इनके बारे में सुलेमान नाम के एक अरब मर्चेंट ने कुछ कहा था। क्या कहा था? अरब मर्चेंट सुलेमान, एन अरब मर्चेंट, इन हिज अकाउंट कॉल्ड अमोघ वर्ष एज वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट किंग ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के 4 सबसे बड़े रूलर्स में से एक इनको माना है उसने, दुनिया के 4 सबसे बड़े रूलर्स में से। मतलब आप समझ सकते हो कि अमोघ वर्ष कितना पावरफुल रहा होगा कि एक अरब व्यापारी जो लगभग पूरी दुनिया घूम चुका है, उसने ये माना है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से ये एक है। तो बाकी 3 कौन थे? तो एक तो जहाँ से वो आता था वहाँ के बगदाद के खलीफा को उसने कहा है। दूसरा क्रिश्चियन किंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को कहा है, जो बाइजेंटाइन एम्पायर का या लेटर रोमन एम्पायर का रूलर था। और तीसरा उसने माना है एम्परर ऑफ चाइना को, कि ये 3 दुनिया के बड़े ताकतवर रूलर है जो उसने दुनिया घूम के पाया। और उसने बोला कि उनमें से एक चौथा तो नहीं कहूँगा मैं, इसमें 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबरिंग नहीं की उसने तो बस 4 पावरफुल रूलर बताए और उसमें से एक अमोघ वर्ष को बताया कि अमोघ वर्ष भी उसी लीग के हैं। इतने पावरफुल हैं ये, इतनी बड़ी आर्मी है इनकी, इतनी बड़ी टेरिटरी है इनकी। तो यहाँ से समझ में आता अपने को कि अमोघ वर्ष कोई मामूली रूलर नहीं रहे थे, बड़े ताकतवर रूलर थे। मध्य प्रदेश से लेके कर्नाटका तक इनकी टेरिटरी फैली हुई थी, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा एरिया है। आज अगर आप मध्य प्रदेश से कर्नाटका ट्रैवल करते हो तो आराम से आपको ट्रेन में 24 से 30 घंटे लग जाएंगे। तो आप सोचो कितनी दूरी है उस मध्य प्रदेश से लेके कर्नाटका के बीच में। तो इतनी बड़ी टेरिटरी इन्होंने रूल करी। और एक और बड़ी अनोखी बात है इनके बारे में, बहुत लंबे समय तक रूल किया, 64 ईयर्स। उस ज़माने में लोग इतना जीते भी नहीं थे। उस ज़माने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी होती थोड़ी थी कि लोग इतना लंबा जीते थे, तो इन्होंने तो रूल ही इतना कर लिया और ज़िंदगी तो थोड़ी और ज़्यादा ही रही होगी इनकी। तो ये सारी बातें अमोघ वर्ष को बहुत ही यूनिक बना देती बाकी रूलर्स के मुकाबले। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप नोट कर लेना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जा सकती है। अगर राष्ट्रकूटों की टेरिटरी मैं आपको बताऊं, तो हम देखेंगे ये कर्नाटका का इलाका,
मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, कुछ आंध्रा का और महाराष्ट्र के जितने भी कोंकण और ये सारे इलाके हैं। इतनी बड़ी टेरिटरी इनके डायरेक्टली कंट्रोल में थी। इतनी बड़ी टेरिटरी इनके क्या थी? डायरेक्टली कंट्रोल में थी राष्ट्रकूटों की। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। ऐसा ही एक और स्ट्रॉन्ग एम्पायर था प्रतिहारों का, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है या प्रतिहार्स ऑफ गुर्जर कंट्री भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार का अर्थ ये होता है, जो आज का गुजरात का नॉर्दर्न एरिया, जो आप गुजरात राज्य देखते हो, ये जो गुजरात राज्य है, इस गुजरात राज्य का जो ये हिस्सा है, उत्तर वाला हिस्सा है, और उससे लगता हुआ साउथ वेस्टर्न राजस्थान का इलाका है, सदर्न राजस्थान का इलाका है, वेस्टर्न राजस्थान का इलाका है, इस पूरी टेरिटरी को प्राचीन नहीं, मध्यकालीन भारत में या पूर्व मध्यकालीन भारत, अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री में जो नाम मिला है वो गुर्जर देश मिला है इस पूरी टेरिटरी को। क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ रहा करती थी, ज़्यादा जो पॉपुलेशन या खेती बाड़ी तो होती नहीं थी, यहाँ पे बहुत कम होती थी खेती बाड़ी, तो यहाँ पे पेस्टोरल कम्युनिटीज़ रहा करती थी। सेमी नोमैडिक और पेस्टोरल कम्युनिटीज़ जो खेती बाड़ी बहुत कम करते थे, पशुपालन ज़्यादा करते थे, उनकी तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, और इसीलिए इस टेरिटरी को गुर्जर देश कहा जाता था। और इसी रीजन में जो एक नई पावर का राइज हुआ था, जो इसी रीजन से हुआ था, और वो इस रीजन के डिफेंडर माने गए, तो इसीलिए उनको ये टर्म मिली प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब होता है डिफेंड करना, गार्ड करना। सो दे वर द गार्ड्स ऑफ द गुर्जर कंट्री, और इसीलिए इनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है कि गुर्जर देश के प्रतिहार। प्रतिहार अपना ओरिजिन राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी से मानते थे कि जिस तरह से लक्ष्मण जी ने राम जी को गार्ड किया था जब वो वनवास में थे, तो राम जी और सीता माता ये तो सोते थे कुटिया के अंदर, लक्ष्मण उनको गार्ड करते थे, तो लक्ष्मण उनके कौन थे? प्रतिहार थे। और ये लोग लक्ष्मण जी से अपना ओरिजिन ट्रेस करते, तो इसीलिए ये लोग अपने आप को प्रतिहार कहते। और फिर इनका जो इन्फ्लुएंस था, वो इन्फ्लुएंस इस एरिया में था, ये वाले रीजन में था जो गुर्जर देश हुआ करता था, तो इसीलिए इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहा गया। ये टर्म इनके लिए यूज़ करी गई है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अपन इनके मेजर रूलर्स और उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था हरिचंद्र। हरिचंद्र वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। जो वेस्टर्न राजस्थान है, इस डायनेस्टी का फाउंडेशन वहीं से हुआ था, समवेयर इन वेस्टर्न राजस्थान में भी। प्रोबेबली एक जगह है भीलमाल या भिन्नमाल, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था। लेकिन इनके जो पहले मेजर रूलर थे जहाँ से डायनेस्टी प्रोमिनेंस में आई थी, वो है नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट ने 730 से लेके 760 एडी के बीच में रूल किया था, और इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था जो अपन आने वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि ही सक्सेसफुली रेजिस्टेड द इन्वेजन ऑफ अरब्स एंड डिफीटेड द अरब आर्मी ड्यूरिंग द कैलिफेट कैंपेन्स इन इंडिया। ये जो साल था 730 से लेके 760 के बीच में, ये वो वक्त था जब अरब्स बहुत पावरफुल हो गए थे, और वो पूरी दुनिया में स्पेन से लेके सेंट्रल एशिया तक अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर चुके थे। पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, इसके अलावा आपका ईरान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़, और इवन मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में सिंध को भी कैप्चर कर चुका था। तो अब अरब्स का एम्बिशन था कि अब भारत के मेन लैंड में घुसा जाए, और भारत के मेन लैंड के अंदर घुस के जो रिच इंडिया है उसके रिचेस को प्लंडर किया जाए, और उन टेरिटरीज़ को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करके वहाँ पे भी अपने एम्पायर को फैलाया जाए। तो इस प्रोसेस में जब अरब्स आगे बढ़े
तो ये जितने भी इंडियन रूलर्स थे उस समय, चाहे राष्ट्रकूट हो या प्रतिहार हो या चालुक्य हो, भले इनके आपस के डिफरेंसेस थे, लेकिन इन लोगों ने अलायंसेस बनाने शुरू किए थे और फिर इन अलायंसेस ने अरब्स को क्रशिंग डिफीट दी थी। और ये माना जाता है कि इन अलायंसेस का जो लीडर था, जिसने एक्चुअली लीड किया था, वो नागभट्ट था, क्योंकि वही बिल्कुल जिसको अपन बोलते हैं कि अरब्स के इन्वेजन का जो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस था या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, वो इन्हीं की टेरिटरी थी। सबसे पहले अरब्स इधर से घुसे थे राजस्थान की तरफ से, तो पहला डिफेंस भी इनको ही देना था। इनकी डेफिनेटली मदद करी कुछ और रूलर्स ने, और इनके सारे सामंत भी इनके साथ आए, और उसके बाद अरब्स के साथ में लगभग एक डिकेड तक लंबी लड़ाई चलती रही, और धीरे धीरे अरब्स को डिफीट करके वापस इंडस रिवर के वेस्ट में इन लोगों ने खदेड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इनको मिलता है। और इसी के साथ प्रतिहारों की टेरिटरी आज के गुजरात, आज के राजस्थान और आज के वेस्टर्न मध्य प्रदेश के इलाके में फैल चुकी थी। ये वाला पॉइंट गलत लिखा है। ध्रुव ने इसमें लिखा है कि ध्रुव ने इनको हराया था, ये गलत पॉइंट है। एक्चुअली नागभट्ट सेकंड को हराया था ध्रुव ने, तो वो इसमें गलती से लिखा गया, तो इसको इग्नोर मार देंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अगले एक और मेजर रूलर आते हैं वत्सराज। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट ठीक है। ही एक्सपैंडेड हिज रूल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ही मेड कन्नौज, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, एज हिज कैपिटल। अब कन्नौज के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस पीरियड में एक चीज़ हो रही है कि कन्नौज का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ रहा है। इनफैक्ट इससे पहले भी ये हो चुका था। हमने देखा था कि एम्परर हर्षवर्धन ने जब अपना एम्पायर बनाया था, तो एम्परर हर्षवर्धन ने कैपिटल क्या बनाई? एम्परर हर्षवर्धन की जिस किंगडम से वो आते थे, उनकी ओरिजिनल कैपिटल तो थानेश्वर थी, जो अब हरियाणा का थानेसर है। पर जब वो पावरफुल रूलर बने तो उन्होंने थानेसर को कैपिटल नहीं बनाया, उन्होंने कन्नौज को कैपिटल बनाया। और यहाँ पे एक और ट्रेंड अपन देखते कि उन्होंने पाटलिपुत्र को कैपिटल नहीं बनाया। तो कन्नौज में ऐसा क्या था जो अब हर्षवर्धन और उसके बाद के रूलर कन्नौज को कैपिटल बना रहे थे? वो पाटलिपुत्र में भी नहीं कैपिटल इस्टेब्लिश कर रहे थे जो पुराने मौर्य और गुप्त करते थे, और ना ही हर्षवर्धन ने थानेश्वर में कैपिटल इस्टेब्लिश करी जो एक्चुअली उसकी ओरिजिनल टेरिटरी थी, उसका होम टाउन था। कन्नौज में ऐसी क्या खास बात थी? देखिए, कन्नौज की लोकेशन अगर आप देखोगे तो कन्नौज की लोकेशन यहाँ पे है, समवेयर अराउंड हियर इज कन्नौज। अब पाटलिपुत्र कहाँ है? यहाँ पे। थानेश्वर कहाँ है? यहाँ पे। तो बात दरअसल ऐसी थी कि कन्नौज में अगर आपकी कैपिटल है तो आप ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी कंट्रोल रख सकते हो, सेंट्रल इंडिया की तरफ भी कंट्रोल रख सकते हो, और नॉर्दर्न इंडिया की तरफ भी कंट्रोल रख सकते हो। अगर आपकी कैपिटल फार ईस्ट में हो गई पाटलिपुत्र में, तो इन एरियाज से आपका कंट्रोल कम हो जाएगा। अगर आपकी कैपिटल यहाँ पे हो गई फार नॉर्थ में, तो इन एरियाज से आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि सर, लेकिन गुप्ताज ने भी तो यहाँ पे कैपिटल बना के काम चलाया था, उससे पहले मौर्यंस ने भी यहाँ पे कैपिटल बना के काम चलाया था, तो उन्होंने चला लिया तो ये क्यों नहीं चला सकते थे? उनकी आर्मीज़ बड़ी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बहुत बड़ा था, और उनके ज़माने में इन इलाकों में मेजर और पावरफुल राइवल्स नहीं थे। गुप्तास के समय थे थोड़े बहुत, शक वगैरह, लेकिन मौर्यंस के सामने बहुत बड़े बड़े राइवल्स नहीं थे, और मौर्यंस के सामने नॉर्थ वेस्ट की तरफ से होने वाले हमलों का भी डर कम था। ग्रीक्स थे, लेकिन मौर्यंस इतने पावरफुल थे कि उनको पता था कि जब तक वो है तब तक ग्रीक्स नहीं आने वाले यहाँ पे। तो मौर्य अफोर्ड कर सकते थे फार ईस्ट में रहना और
उनका पावर इतना ज़्यादा था, मिलिट्री की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि वो उसके दम पे सब कुछ कंट्रोल कर सकते थे सेंट्रली। लेकिन इस समय तक आते आते क्या हुआ था कि पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन इतना हो गया था कि जो आर्मीज़ होती थी उनको अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर बहुत डिपेंड रहना पड़ता था, और इसीलिए वो चाहते थे कि वो ऐसी जगह पे अपने आप को लोकेट कर ले जहाँ से उनके सारे फ्यूडल लॉर्ड्स की टेरिटरी उनके एक्सेस में रहे, उनके अप्रोच में रहे, ताकि अगर कोई फ्यूडल लॉर्ड टैक्स देने में आनाकानी करता है या रेबेलियन करता है तो इमीडिएटली उसकी टेरिटरी में जाके उसको चुप कराया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। वरना ऐसा ना हो कि आप फार ईस्ट में बैठे रह जाओ और इधर कई लोग रिबेलियन करके आपसे पिंड छुड़ा लें और ये टेरिटरी आपके हाथ से निकल जाए। तो ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे रह के आप ईस्ट को, वेस्ट को, सेंटर को और नॉर्थ को, हर जगह को कंट्रोल कर सकते थे? तो वो कन्नौज रही थी। और इसीलिए एम्परर हर्षवर्धन और उनके बाद जितने भी रूलर्स आए, हर किसी का टारगेट था कि कन्नौज को जीत ले, कि कन्नौज में अगर एक बार बैठ गए तो गंगा के मैदान तो कंट्रोल में है ही सही, गंगा के निचले मैदानों तक भी एक्सेस है और सिंधु के मैदानों की तरफ, इंडस के प्लेन्स की तरफ भी अच्छा एक्सेस मिल जाएगा और मध्य भारत भी दूर नहीं है यहाँ से। तो इसीलिए कन्नौज का इम्पोर्टेंस हर्षवर्धन और उनके बाद बढ़ गया, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स, ये वो वक्त था जब राजा फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करते थे। फ्यूडलिज्म वाला दौर था, सामंतवादी व्यवस्था वाला दौर था। तो सामंतों को नियंत्रित रखने के लिए सामंतों के बीच में होना ज़रूरी था, और कन्नौज वो एडवांटेज देता था। तो ये वजह रही थी कि कन्नौज का इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ा था। तो इन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हिज एक्सपेंशन पॉलिसी क्रिएटेड एनिमीज़ फॉर हिम, पर इस प्रोसेस में फिर इनकी कंपटीशन बढ़ी। धर्मपाल जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे, ध्रुव जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे, ये इनके क्या बन गए, राइवल्स बन गए। और यहाँ पे फिर वो पीक पीरियड आ गया ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का, जिसकी अपन ने चैप्टर की शुरुआत में भी बात करी थी। त्रिपक्षीय संग्राम, द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। धर्मपाल was defeated by Vatsraj and in turn he was defeated by Dhruv, the Rashtrakoot king in tripartite struggle। तो ये चलता रहा था इनका आपस में, एक दूसरे को ये हराते वराते रहते थे। फिर आते हैं मिहिर भोज, जो कि प्रतिहार डायनेस्टी के स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। मिहिर भोज, कई जगह इनको मिहिर भोज फर्स्ट भी कहा गया है, या सिंपली मिहिर भोज भी कह सकते हैं इनको। 836 AD से लेके 885 AD तक इन्होंने रूल किया था। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द पॉपुलर रूलर ऑफ प्रतिहार्स हु रूल्ड ओवर 46 ईयर। इन्होंने बहुत लंबे समय तक रूल किया था। राजस्थान, गुजरात, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये पूरे इलाके इनके कब्ज़े में थे, या कब्ज़ा नहीं कहूँ, इनके टेरिटरी में थे। शुरू में राष्ट्रकूटों ने इनको काफ़ी डोमिनेट किया था, बाद में इन्होंने अपने फ्यूडेटरीज़ की मदद से, इनके फ्यूडेटरीज़ कौन थे, मध्य भारत के कलचुरी, उत्तर मध्य भारत के छेदी, जिनसे आगे चंदेल राजपूत पैदा हुए थे, गुहिल्स, जिनसे आगे सिसोदिया वंश शुरू हुआ था। तो ये सारे इनके फ्यूडेटरीज़ हुआ करते थे प्रतिहारों के, और इनकी मदद से इन्होंने बाद में राष्ट्रकूटों के और पालों के अगेंस्ट सक्सेस अचीव करी और अपना खुद का एक बड़ी टेरिटरी कार्व आउट करी। कैपिटल अभी भी कन्नौज में ही थी इनकी, और कन्नौज के लिए एक और टर्म यूज़ किया है इनके इंस्क्रिप्शंस में, महोदया। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस इनके मिलते हैं, वराह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो महोदया या स्कंदवरा टर्म यूज़ करते हैं। स्कंद वर्ड यूज़ होता था मिलिट्री पर्पस के लिए पुराने समय में, स्कंद। तो स्कंदवरा मतलब कि मिलिट्री कैंप महोदया के पास में है, और महोदया उनकी कैपिटल है कन्नौज, तो उसके लिए एक और टर्म यूज़ किया गया है। अनलाइक द राष्ट्रकूट्स, ये शिव के भक्त नहीं थे, ये विष्णु के भक्त थे। वैष्णविज्म ये फॉलो करते थे,
और इन्होंने खुद टाइटल अज्यूम किया था आदि वराह। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ लेते कि इस रूलर का टाइटल क्या था या किस रूलर का टाइटल आदि वराह था। तो आदि वराह इंडिकेट करता है कि ये वराह अवतार को मानते, वराह अवतार मतलब विष्णु के अवतार। तो इसी बेसिस पे माना जाता है कि वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। His supremacy was acknowledged by चंदेल, कलचुरी एंड इवन अरब्स ऑफ सिंध। जो इंडस रिवर थी जो अब पाकिस्तान में बहती है, वहाँ पे जो अरब्स थे जो वहीं तक लिमिट हो गए थे, इनको घुसने नहीं दिया था ना, नाग भट्ट ने इनको डिफीट कर दिया था। उसके बाद अरब्स कभी भी नहीं घुस सके भारत में। इनफैक्ट ये माना जाता है कि अरब्स इनको ट्रिब्यूट पे करते थे, मेहर भोज को, कि आप इंडस रिवर पार करके हमको यहाँ से मत हटाना। तो ये बड़ी बड़ी जो पावर्स थी, कलचुरी, चंदेल, गोहिल, प्रॉबेबली चौहान ऑल्सो, वो भी इन्हीं की टेरिटरी में इनके फ्यूडिटरीज हुआ करते थे, तोमर्स ऑल्सो, ये सब इनके सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज करते थे और इनके सामंत हुआ करते थे। एज पर द अरब ट्रैवलर, जिसका नाम अल मसूदी था, राष्ट्रकूटों के बारे में सुलेमान नाम के ट्रैवलर ने लिखा है, वो भी अरब ट्रैवलर था। इनके बारे में अल मसूदी ने लिखा है। अल मसूदी ने इनको किंग वराह कहा है, लेकिन वो वराह ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाया, तो वो किंग बोरा कहता है कि ये किंग बोरा है। बोरा मतलब वराह, पर उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था संस्कृत का, तो उसने उसको बोरा कहा। और वो क्या कहता है इनके बारे में, वो ये कहता है कि प्रतिहार हैड द बेस्ट कैवलरी इन इंडिया। प्रतिहारों के पास में जो कैवलरी फोर्स थी वो भारत में सबसे बढ़िया थी। अरब्स खुद कैवलरी मैन थे बहुत अच्छे। अरबी घोड़ों के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि अरबी घोड़ों की बड़ी मांग होती थी मध्यकाल में पूरी दुनिया के अंदर, तो वो खुद भी बहुत अच्छे कैवलरी मैन होते थे। बट अल मसूदी ये कहता है कि भारत में अगर सबसे अच्छा कोई कैवलरी मैन है या सबसे अच्छी कैवलरी किसी के पास है तो वो प्रतिहारों के पास है। ये फैक्ट याद रख लेना, ये भी महत्वपूर्ण मुझे लगता है, तो इसको भी याद रख लेना। फिर एक और रूलर आते हैं इनके, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ने कोशिश करी थी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की, बट कश्मीर में इनको डिफ़ीट मिली थी। मतलब कोशिश तो करी इन्होंने कश्मीर तक जाने की, बट कश्मीर में इनको डिफ़ीट मिली थी और इसकी वजह से पंजाब के इलाकों की कुछ टेरिटरीज़ इनको सरेंडर करनी पड़ी थी। बट फिर भी इनकी टेरिटरी बहुत बड़ी थी और इन्हें टाइटल मिला है महाराज अधिराज ऑफ आर्यवर्त, क्योंकि वैदिक काल में जिस पूरी टेरिटरी के लिए आर्यवर्त वर्ड यूज़ हुआ है, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल इंडिया और थोड़ा बहुत ईस्टर्न इंडिया, ये पूरा आर्यवर्ती तो होता था और इतनी टेरिटरी पे इनका रूल था, इसलिए इनको किंग ऑफ आर्यवर्त भी कहा गया था। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कल्चरल फैक्ट है इनसे जुड़ा हुआ, इनके कोर्ट पोएट थे एक बहुत बड़े, राजशेखर। और राजशेखर ने इनके दरबार में रहते हुए कुछ बड़े महत्वपूर्ण लिटरेचर्स लिखे, जो कुछ प्राकृत में लिखे हैं, कुछ संस्कृत में लिखे हैं, जैसे कर्पूर मंजरी, रिटन इन शौरसेनी प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत वो भाषा है जिससे राजस्थानी, मालवी, गुजराती, निमाड़ी, बुंदेलखंडी, ये सब भाषाएं शौरसेनी प्राकृत से निकली है। तो ये शौरसेनी प्राकृत हुआ करती थी और इसी में कर्पूर मंजरी लिखा गया है। काव्य मीमांसा, बाल भारत, भृंजिका, विधाशल भृंजिका, प्रपंच पांडव, ये सब संस्कृत में लिखे गए लिटरेचर है। तो ये लिटरेचर्स की लिस्ट आप बना लेना, आपको सिर्फ याद रखना है राजशेखर। राजशेखर नाम का एक बहुत ही मशहूर पोएट प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, इनके दरबार में था। राजशेखर किसके दरबार में थे? प्रतिहार रूलर महेंद्रपाल के दरबार में थे। क्योंकि इनका नाम महेंद्र पाल है तो एक सेकंड के लिए कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को कि ये पाल डायनेस्टी का रूलर होगा, बट महेंद्र पाल एक ऐसा पाल नाम वाला रूलर था जो एक्चुअली प्रतिहार डायनेस्टी का था और उनके कवि थे राजशेखर। तो ये छोटा सा कैच है इनके नाम में जिसकी वजह से कोई कंफ्यूज हो सकता है, तो इसका क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। मतलब सिंपल क्वेश्चन में बना दूँ, महेंद्र पाल वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, और नीचे लिख दूँ राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल
या नन ऑफ द अबव। अब अगर किसी ने नहीं पढ़ा इसको और इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वो चांस ले लेगा कि यार महेंद्र पाल तो पाल डायनेस्टी का ही रूलर होगा, और किसका होगा, क्योंकि पाल डायनेस्टी के सारे रूलर्स के नाम ऐसे ही थे, गोपाल, धर्मपाल, है ना। तो ये भी महेंद्र पाल है, तो पाल डायनेस्टी सीधे मार्क कर देगा पाल डायनेस्टी। बट ये एक ऐसा पाल नाम वाला रूलर था जो प्रतिहार डायनेस्टी का था, तो इसको ज़रूर याद रखना आप। अब यहाँ पे पाल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। मैंने यहाँ पे अपन लिख देते हैं पाल्स। आगे नक्शा आएगा तो उस नक्शे में अपन देख लेंगे कि प्रतिहारों की टेरिटरी कहाँ तक फैली हुई थी, या पीछे चलते हैं अपन और पीछे ही देख लेते हैं नक्शे में कि प्रतिहारों की टेरिटरी कहाँ तक फैली हुई थी। पूरा गुजरात, थोड़ा सा आज के पाकिस्तान का इलाका, ये राजस्थान तक के इलाके, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, साउथ राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, ये पूरे आगरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सारी जो टेरिटरी थी ये प्रतिहारों की थी। तो काफ़ी बड़ी टेरिटरी थी प्रतिहारों की, है ना। अब पालों के ऊपर आते हैं अपन। पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी का पहला मेजर रूलर है धर्मपाल। हालांकि इसका जो फाउंडर है वो गोपाल है। इस डायनेस्टी का जो फाउंडर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, its founder was गोपाल। लेकिन जो पहला मेजर ग्रेट रूलर था इनका वो धर्मपाल था। और इनके बारे में जो पता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़, पहली चीज़ तो इनके बारे में, पाल रूलर्स के बारे में जो यूनिक है वो ये है कि ये लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। मतलब आप राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बारे में ये कह सकते हो कि ये हिंदू थे, भले शिव का पूजते थे या विष्णु को पूजते थे, बट आज के अगर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो वो हिंदू कैटेगरी में आएंगे। बट ये जो धर्मपाल है या जो पाल डायनेस्टी के रूलर्स हैं, ये हिंदू कैटेगरी में नहीं आएंगे आज की डेफिनेशन के हिसाब से, ये बुद्धिस्ट कैटेगरी में आएंगे कि ये बुद्धिस्ट थे। तो एक तो ये यूनिक बात है इनके बारे में। दूसरी खास बात इनके बारे में ये है कि इन रूलर्स ने बहुत सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्टरीज बनवाई थी या बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स बनवाए थे। तो ये इनका एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे बन सकते हैं कि किस रूलर ने कौन सी मॉनेस्ट्री वगैरह बनवाई थी। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। रूल तो इनका बिहार, बंगाल के इलाके में फैला हुआ था। कभी कभी बीच में नेपाल के तराई के इलाके, आसाम के इलाके, उड़ीसा के इलाकों तक में पहुँच जाते थे, बट कोर एरिया इनका बिहार, बंगाल में था, और वहीं पे इनकी लेगेसी भी ज़्यादातर मिलती है अपने को। अभी इनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यहाँ लिखा हुआ है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला मॉनेस्ट्री। विक्रमशिला मॉनेस्ट्री जो कि एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, जो दिल्ली सल्तनत के समय, उसके इस्टेब्लिशमेंट के समय होने वाले हमलों के प्रोसेस में तोड़ दिया गया था। पर इसको बनाया था पाल डायनेस्टी के रूलर्स ने अराउंड दिस टाइम, जो कि प्रेजेंट डे बिहार के भागलपुर के पास में सिचुएटेड था। विच had स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो फ्रॉम तिब्बत। पूरे भारत भर से और तिब्बत से भी स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। वन ऑफ द एमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर दीपांकर, ऑल्सो नोन एज अतिशा, वॉज एसोसिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी। छोटा सा फैक्ट है, बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर थे दीपांकर, वो विक्रमशिला से जुड़े हुए थे, इनके कंटेम्पररी थे। इन्होंने एक और मॉनेस्ट्री बनाई, सोमापुरी मॉनेस्ट्री। ये भी बिहार में थी, पहाड़पुर नाम की जगह के पास में। द रिनाउंड बुद्धिस्ट स्कॉलर संत रक्षिता बिलोंग टू हिज रीन। तो इनके रीन में एक तो दीपांकर भी थे और एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर संत रक्षिता भी थे। संत रक्षिता फाउंडेड द फिलोसॉफिकल स्कूल नोन एज योगाचार।
योगाचार वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्वतंत्रिका एंड मध्यमिका स्कूल ऑफ थॉट। मैं अगेन फिलॉसफीज़ पे नहीं जाऊंगा, इनकी फैक्ट पे ही बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ कि योगाचार एक फ़िलॉसफी थी, निर्वाण प्राप्त करने की फ़िलॉसफी, जो स्वतंत्रिका और मध्यमिका के कॉम्बिनेशन से आई थी, जो पहले से एग्जिस्ट करने वाली फ़िलॉसफीज़ थी बुद्धिज़्म के अंदर। कुषाण पीरियड के बाद बुद्धिज़्म में बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट फ़िलॉसफीज़ डेवलप हो गई थी। तो उन्हीं में से दो इंडिपेंडेंट फ़िलॉसफीज़ स्वतंत्रिका और मध्यमिका थी। हर बुद्धिस्ट फ़िलॉसफी निर्वाण के तरीके को थोड़ा थोड़ा अलग मानती थी। इन्होंने योगाचार नाम की फ़िलॉसफी क्रिएट करी इन दोनों को मिला के, ये दो इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट फ़िलॉसफीज़ को मिला के। तो उसके लिए इनको जाना जाता है, नाम है इनका संत रक्षिता। आगे बढ़ते अपन। अब ये जो पालो की टेरिटरी है, अगर पालो की टेरिटरी अपन मार्क करें तो आज का पूरा बांग्लादेश, आज का बिहार, थोड़ा सा उड़ीसा का इलाका, कुछ नेपाल के इलाके और कुछ आसाम के इलाके, इतनी टेरिटरी इनकी फैली हुई थी। ये पालो का कोर टेरिटरी हुआ करता था। तो इन तीनों में जो मिलिटरीली और टेरिटोरियली सबसे छोटी पावर थी वो पाल ही थे। राष्ट्रकूट और प्रतिहार दोनों ज़्यादा स्ट्रांग थे। गोपाल इनके फाउंडर थे, जिसकी बात अपन ने कर ली। और इन्होंने भी एक मॉनेस्ट्री बनाई थी जो औदंतपुरी के नाम से जानी जाती है। गोपाल की मॉनेस्ट्री औदंतपुरी के नाम से जानी जाती है। फिर एक और रूलर आते हैं देवपाल। तो देवपाल जो थे, अकॉर्डिंग देवपाल एक्सटेंडेड द पाल एम्पायर इंक्लूडिंग आसाम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आसाम वासाम में इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया था। उड़ीसा और नेपाल के आसपास के इलाकों में भी इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया था, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये भी बुद्धिज़्म के फॉलोवर थे, ठीक है। एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, द शैलेंद्र डायनेस्टी किंग बालपुत्र देव रूलर ऑफ स्वर्णद्वीप, यानी कि इंडोनेशिया। स्वर्णद्वीप मतलब इंडोनेशिया का एक रूलर था जो शैलेंद्र डायनेस्टी का रूलर। इंडोनेशिया में उस समय पूरा इंडियन कल्चर था और जो रूलर्स थे वो इंडिया के कल्चर और रिलीजन को फॉलो करते थे, तो उनके नाम भी वैसे ही थे, शैलेंद्र डायनेस्टी। रूलर का नाम था बालपुत्र देव। वो एक बार यहाँ पे आया था, या उसने इनसे आया नहीं था, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डेंस किया था। और उसने कॉरेस्पॉन्डेंस करके देवपाल को रिक्वेस्ट करी थी। ही रिक्वेस्टेड देवपाल टू ग्रांट 5 विलेजेस टू द मॉनेस्ट्री एट नालंदा। तो बालपुत्र देव जो इंडोनेशिया का रूलर था, उसने देवपाल से रिक्वेस्ट किया कि जो पुरानी नालंदा की यूनिवर्सिटी है उसको आप 5 गांव के रेवेन्यू का ग्रांट दे दो, कि उसके आसपास के जो 5 गांव हैं उनसे जो रेवेन्यू मिलता है वो नालंदा को आप दान में दे दो, ताकि नालंदा फंक्शन करता रहे, मेंटेन्ड रहे। मुझे ऐसा लगता है कि पाल डायनेस्टी के रूलर्स ने सोमापुरी, विक्रमशिला, औदंतपुरी, ये जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, ये पूरा पैसा उसके ऊपर लगा रहे थे क्योंकि ये उनकी बनाई हुई थी। और जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो गुप्त काल की बनी हुई थी, उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वो किसी और ने बनाई थी, तो उनका इंटरेस्ट कम हो गया होगा। तो उसकी वजह से नालंदा की स्थिति थोड़ी ख़राब होने लग गई होगी, और इसीलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि नालंदा को भी रिवाइव्ड रखो, आसपास के कुछ गांवों का टैक्स उसको डोनेट कर दो ताकि वो भी ज़िंदा रहे। तो वो अपने को यहाँ पे पता चलता है। इनकी इस रिक्वेस्ट को देवपाल ने एक्सेप्ट भी किया, और देवपाल ने एक्सेप्ट करके वीर देव नाम के एक स्कॉलर को नालंदा का हेड भी बना दिया, ताकि वो ध्यान रखे कि नालंदा में भी चीज़ें सही तरीके से चलती रहे। तो ये एक छोटी सी कहानी तो नहीं बोल सकते इसको, एक छोटा सा किस्सा है ये, और पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर।
बाकी तो और कुछ ऐसा खास इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। और इसके बाद अपन अब पालू की टेरिटरी तो अपन ने देख ही ली है। अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं अपन, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, बने हैं। तो अरब जियोग्राफर्स रेफर टू विच इंडियन पावर एज बोरहमान बारबेरियन किंग फॉर स्ट्रॉन्ग कैवलरी, है ना। अब अपन ने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग कैवलरी अरब्स ने किसकी मानी थी, सबसे स्ट्रॉन्ग कैवलरी प्रतिहारों की मानी थी, गुर्जर प्रतिहारों की। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने को इस क्वेश्चन के थ्रू ये भी पता चल गया कि अरब्स ने इनको बैरबरिक भी माना है, बोरहमान या बैरबरिक किंग, क्योंकि वो अरब्स के प्रति बड़ा बारबरिक रहा होगा, तो अरब्स ने उसको बैरबरिक कहा। अरब इन्वेडर्स के अगेंस्ट वो बड़ा हॉस्टाइल रहा होगा, कैवलरी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो ये प्रतिहार रूलर्स थे। संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ राष्ट्रकूट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन वेस्टर्न डेक्कन। कभी हुआ ही नहीं ऐसा। नेवल एक्सपेडिशन ऑफ राष्ट्रकूट इन श्रीलंका, श्रीलंका तक तो ये गए नहीं। ग्रांट ऑफ लैंड टू पारसी सेटलर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महाविहार इन ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर सी है। संजन, देखो पारसी जो थे, जब अरब्स के इन्वेजन्स हुए थे ईरान में, तो अरब्स ने उस टेरिटरीज़ में जीत हासिल करने के बाद वहाँ के लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करना शुरू किया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे, पर उनको ये भी पता था कि अपन जीत नहीं सकते अरब्स के अगेंस्ट, तो वो सेल करके इंडिया आ गए थे। और इंडिया में आके उन्होंने गुजरात में शेल्टर लिया था ईरानियों ने। ये ईरानी ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते थे। इनकी पवित्र पुस्तक ज़ेंद अवेस्ता होती थी और इनका भगवान अहूरा माजदा होता था। तो ये अपने इस रिलीजन को फॉलो करना चाहते थे, किसी और रिलीजन को एम्ब्रेस नहीं करना चाहते थे, तो इनको इनका देश छोड़ना पड़ा और इनका देश छोड़ के ये पहुंच गए गुजरात सेल करके। सबसे पास में इनको वही जगह लगी जहाँ पे ये आ सकते थे, और यहाँ के लोकल रूलर्स ने इनको एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो ठीक है, आप आके यहाँ पे बस सकते हो। तो वो जो कहानी है वो संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चलती है, जो राष्ट्रकूट काल के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में अपने को वर्णित है, मेंशन्ड है। सोमापुरी महाविहार अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। अब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा कि सोमापुरी किसने बनवाया था, सिंपल, धर्मपाल। विच राष्ट्रकूट रूलर इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग ऑफ कैलाश टेम्पल एट एलोरा। बड़ा रिपीटेड सा क्वेश्चन है, अपन ने इसके बारे में बात भी करी थी, कृष्णा फर्स्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द पाल पीरियड विच पोर्ट वॉज मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। अब देखो पालों की बात हो रही है, पाल कहाँ पे रूल करते हैं, ईस्टर्न इंडिया में रूल करते हैं। पोर्ट्स अपन देखें, भड़ूच वेस्टर्न इंडिया में है, तो ये नहीं हो सकता। कैम्बे यानी कि खंबात गुजरात में है, पालू की टेरिटरी में नहीं हो सकता। सुपारा महाराष्ट्र में है, पालू की टेरिटरी में नहीं हो सकता। ताम्रलिप्ति कहाँ है, उड़ीसा में है, पालू की टेरिटरी में हो सकता है, तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा जियोग्राफिकली उसको रिलेट करके या किसी दूसरे एस्पेक्ट में रिलेट करके दिमाग भी लगाना पड़ेगा। Which one of the following correctly matches the dynasty with its religious patronage? पाल डायनेस्टी जैनों को नहीं पैटर्नाइज करती थी, राष्ट्रकूट शैव और जैन दोनों को पैटर्नाइज करते थे, बिल्कुल सही बात है। प्रतिहार बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज नहीं करते थे, पाल वैष्णव रिलीजन को पैटर्नाइज नहीं करते थे, तो सिर्फ बी सही है इसमें। Which Gurjar Pratihar ruler adopted the title Adivarah, which is also inscribed on some of his coins, as he was devout follower of Vishnu. Very simple. Mihir Bhoj, Adivarah, Bora. Which one of the following pair is correctly matched with respect to the major literary work of early medieval Rajput period? कर्पूर मंजरी अभी अपन ने देखा था, राजशेखर ने लिखा था, तो गलत है। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष ने लिखा है कन्नड़ में, बिल्कुल सही है। गौड़ वाहो और
हरिवंश कंपोज बाय मिहिर भोज, ये देखो एक ही सही है इसमें, कविराज मार्ग जो अपन ने पहले ही देख लिया, तो बाकी सभी इसमें गलत है। आगे बढ़ेंगे अपन। Which of the following correctly relates the early Arab incursion into northwestern India with the responses of contemporary dynasties? ठीक है। The Gurjar Pratihar under Nagbhatt once successfully resisted Arab advances near the region of Jodhpur Bharuch. ठीक है, sounds very true कि प्रतिहारों ने अरब्स को वेस्टर्न इंडिया में डिफेंड किया था, तो ये सही हो सकता है, तो ये तो मेरे को सही ही लग रहा है। दूसरा, द राष्ट्रकूट्स अंडर दंती दुर्ग असिस्टेड अरब्स अगेंस्ट प्रतिहार्स टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस इन मालवा, गलत है। मतलब इसमें थोड़ा वर्ड्स का खेल है। दंती दुर्ग ने अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भेजी थी अरब्स के अगेंस्ट प्रतिहारों की मदद करने के लिए, जबकि प्रतिहार और राष्ट्रकूट खुद दुश्मन थे एक दूसरे के, बट जब अरब्स की बात आई तो दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी थी। यहाँ पे क्या लिखा है, दंती दुर्ग असिस्टेड अरब अगेंस्ट प्रतिहार, तो ऐसा तो नहीं हुआ था, तो इसलिए गलत है। तीसरा, पालास लार्जली रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय अरब इन्वेजन ड्यू टू देयर ईस्टर्न जियोग्राफिकल पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। अरब इन्वेजन का इन पे इमीडिएटली कोई असर नहीं पड़ा था क्योंकि ये फार ईस्ट में थे। चौथा, द अरब कैंपेन्स अगेंस्ट द अरब कैंपेन्स अंडर जुनैद एक्सटेंडेड टुवर्ड्स राजस्थान एंड एनकाउंटर रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल राजपूत लीनिएजेस। ठीक है, अल जुनैद ने जब हमले आगे बढ़ के करने शुरू किए तो ऑब्वियसली उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, तो दैट्स वेरी ट्रू। तो 1, 3, 4 सही है इसमें, यानी कि बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। ठीक है, द स्ट्रगल बिगैन ड्यूरिंग द रीन ऑफ धर्मपाल ऑफ द पाल डायनेस्टी। ठीक है, कंट्रोल ओवर कन्नौज ensured political legitimacy as well as access to fertile गंगा यमुना दोआब, ये भी सही लग रहा है। राष्ट्रकूट्स परमानेंटली एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ओवर कन्नौज आफ्टर डिफीटिंग प्रतिहार, नहीं, प्रतिहारों का कंट्रोल ज़्यादा रहा था कन्नौज के ऊपर, राष्ट्रकूटों का नहीं रहा था, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। प्रतिहारों ने बनाया था ना कन्नौज को अपनी कैपिटल, राष्ट्रकूटों ने तो नहीं बनाया था, राष्ट्रकूटों की कैपिटल तो मान्यखेत थी, तो ये पॉइंट गलत है। द प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन वीकनिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी गिविंग राइज टू फ्यूडल लॉर्ड्स एंड रीजनल किंगडम, ये बात सही है कि इनकी आपस की लंबी चलने वाली लड़ाइयों ने इन तीनों को कमज़ोर किया और इनके जो फ्यूडेटरीज थे उन्होंने उसका फ़ायदा उठा के आगे रिबेलियंस किए और अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स क्रिएट किए, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये तीनों सही है। तो 1, 2 और 4 इसमें सही है, यानी कि ए। Consider the following statement about early Arab travelers and their accounts of Indian kingdom during the tripartite struggle. अरब ट्रैवलर्स ने क्या क्या कहा है। अल मसूदी ने प्रतिहारों को बहुत अच्छा बताया है, पावरफुल वॉरियर्स हु कंट्रोल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड रेपेल्ड अरब इन्वेजन, तो ये सही लग रहा है बिल्कुल, अल मसूदी ने कहा है ये। सुलेमान ने राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष को 4 बड़े राजाओं में से एक बताया, बिल्कुल सही है। इब्न खुर्दाद बेह noted that Pal dynasty's empire stretched to Deccan and had a strong naval presence, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी पाल डायनेस्टी के कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस या साउथ तक आने का, डेक्कन तक आने का कोई इंस्टेंस नहीं मिलता, तो इसीलिए सिर्फ 1 और 2 यहाँ पे सही है, बाकी सही नहीं है। Primary cause of administrative decentralization and weakness in Rajput kingdom during this era was the rise of powerful village councils, independent guilds, the powerful class of military and administrative feudatory Samant, और foreign invasion by Arabs who captured all the। देखो Arabs तो हार गए थे, Arabs को तो इन्होंने हरा दिया था, तो Arabs इनके फॉल का कारण नहीं था, फॉल हुआ ही नहीं था इनका Arabs की वजह से। जो इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे क्लोजेस्ट है वो ये है कि इनके जो फ्यूडेटरीज़ थे जिनके ऊपर राजा बहुत डिपेंड करते थे, जब इन फ्यूडेटरीज़ को ये लगता था कि अब राजा इतना पावरफुल नहीं रहा या वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो उनके अगेंस्ट रिबेलियन कर देते थे, राजा के अगेंस्ट, और अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स कार्व आउट कर लेते थे। तो फ्यूडेटरीज़ के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी इस तीनों डायनेस्टीज़ के फॉल की प्रमुख वजह बनती है। विच पाल रूलर इज क्रेडिटेड विथ फाउंडिंग द रिनाउंड विक्रमशिला महावीर, विच बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो इसका आंसर भी है धर्मपाल। और इसी के साथ में आज का ये सेशन पूरा होता है। राजपूत पीरियड के अर्ली पार्ट को आज अपन ने एड्रेस किया। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि मध्यकाल के अंदर, पूर्व मध्यकाल या अर्ली मिडाइवल पीरियड में जो मेजर इन्वेजन्स हुए थे उनकी बात करेंगे, और साथ ही दिल्ली सल्तनत की भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।